बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेजिन यू आर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स एंड अ न्यूक्लियोइड टू अ यंगर सिबलिंग, हाउ वुड यू डिस्क्राइब ईच टर्म इन अ वे दे कुड अंडरस्टैंड। देखो कि आपका छोटा बहन भाई है, उसको आप बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो उसको आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखें कि न्यूक्लियॉन्स जो होता है बेसिकली आपको पता है वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। अब आपने जो बहन भाई है उसको इस तरह बताएंगे कि सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर मार्बल है। अब वो जो मार्बल की पीसेज हैं बैग के अंदर, वो हर पीस उसे कहें कि समझ ले कि एक न्यूक्लियॉन है। यानी कि मार्बल की जो पीसेस बैग के अंदर हैं उनको आप कह सकते हो कि वो हर एक पीस जो है वो एक न्यूक्लियॉन है। उनमें से कुछ न्यूक्लियॉन्स हैं और कुछ आपके पास प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, पूरा जो न्यूक्लियस होता है। तो आप बताएंगे कि जो होल बैग है, जो पूरा बैग है, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोइड है। कि पूरा बैग जिसके अंदर आपने मार्बल की पीसेस डाले हुए हैं, तो बैग जो है वो न्यूक्लियोइड है और जो पार्टिकल या उसके अंदर जो मार्बल के पीसेस हैं वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, थिंक अबाउट द एवरीडे मटेरियल वी इनकाउंटर, हाउ डज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फंडामेंटली चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब आपने ये बताना है कि रेडियो एक्टिविटी अगर प्रेजेंट है तो वो उसकी वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। अगर रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या है। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि रेडियो एक्टिविटी में क्या होते हैं कि आपके पास पार्टिकल जो होते हैं, एमिशन होती है अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की और गामा रेडिएशंस की एमिशन होती है। अच्छा, अब देखो कि अगर आपके पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियोइड है तो अब इस मीन के उसके पास एक्सेस एनर्जी है। तो अब अनस्टेबल न्यूक्लियोइड क्या करेगा कि वो डिके करेगा, उसके अंदर एक्टिविटी का फिनोमेना होगा और इस तरह उसके न्यूक्लियस जो होता है वो चेंज हो जाता है। उसके न्यूक्लियस जो होता है वो जब उसमें अल्फा बीटा वगैरह निकलते हैं तो न्यूक्लियस चेंज होके नया न्यूक्लियस बन जाता है जिसे डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन जो स्टेबल न्यूक्लियस होगा, स्टेबल न्यूक्लियोइड्स होंगे, वो रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे। अब जब रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे तो वो वाले जो न्यूक्लियोइड्स होंगे वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे। वो जो चीज़ है वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन है तो आयरन ही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस ऐसा नहीं आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, अवर बॉडी आर मेड अप ऑफ द काउंटलेस एटम, इज देयर अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एवरी एटम विद इन अवर बॉडी। कि हमारी बॉडी जो है मुख्तलिफ एटम से मिलकर बनी हुई है, तो क्या उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैलेंस होते हैं यानी इक्वल होते हैं। तो इसके बारे में बताना है कि क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं या नहीं होते। तो देखो बेसिकली यहाँ पे नो परफेक्ट बैलेंस नहीं होता। कुछ एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर परफेक्ट बैलेंस होता है और कुछ होते हैं जिनके अंदर नहीं होता। जिस तरह देखें लाइट एलिमेंट जो होते हैं, अब लाइट एलिमेंट जिस तरह कार्बन 12 है या कार्बन 16 है, अब इनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वो उनका बैलेंस होता है। जिस तरह कार्बन 12 है तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो हैवियर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जिस तरह आयरन वगैरह हो गया, तो उनके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो बैलेंस नहीं होते, बल्कि फॉर एग्जाम्पल आयरन है तो इसमें मोर न्यूट्रॉन है देन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन जो है इसके अंदर 26 प्रोटॉन है और 30 आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि वाई कैन बीटा पार्टिकल ट्रेवल फर्दर थ्रू द एयर देन अल्फा पार्टिकल इवन दे हैव सेम एनर्जी। कहता है कि अल्फा और बीटा की अगर सेम एनर्जी हो तो फिर अल्फा जो होता है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है और बीटा जो होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है।
तो इसकी रीज़न ये होती है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्यों काम करता है। बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है एक तो हैवी है और दूसरा इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मटेरियल में से पास करता है, एयर में से पास करेगा, तो वहाँ से जो मालिक्यूल्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको आयनाइज करेगा और अपनी एनर्जी आयोनाइजेशन में यूज़ करेगा। तो इस तरह अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है एयर के अंदर। लेकिन बीटा पार्टिकल जो होता है, बीटा पार्टिकल जो होता है बहुत लाइट होता है और उसका चार्ज भी कम होता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज उसका होता है। उसका डबल होता है अल्फ़ा का, इसका सिंगल होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एयर मालिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कम होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि लेस इंटरेक्शन होती है और साथ आयोनाइजेशन भी कम होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बीटा पार्टिकल जो होता है वो अपनी एनर्जी आयोनाइजेशन में नहीं यूज़ करता बल्कि ज़्यादा आगे ट्रैवल करने में यूज़ कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अल्फा पार्टिकल आर नोन टू cause more ionization in solid than beta. What explains this difference in their ability to interact with the matter? अल्फा जो होता है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है बीटा के मुकाबले में, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखें कि अल्फा पार्टिकल जो है ना, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका अल्फा पार्टिकल किसी मटेरियल में से पास करता है ना, तो फॉर एग्जांपल इसमें ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसे आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। तो अल्फा पार्टिकल काज मोर आयोनाइजेशन इन सॉलिड देन द बीटा पार्टिकल बिकॉज ऑफ लार्ज मास एंड हायर चार्ज, कि उसका मास ज़्यादा होता है और चार्ज भी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। अब बीटा जो होता है ये हमारा लाइट पार्टिकल होता है और इसका चार्ज भी कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और उसका 2 मल्टीप्लाई बाई ई होता है। ये देखें ऊपर, इसका चार्ज अल्फा का ज़्यादा होता है और बीटा का कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे कास लेस आयोनाइजेशन, ज़्यादा कम आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है एंड ट्रैवल मोर स्कैटर्ड जिगजैग पार्ट। तो इस तरह वो ज़्यादा डिस्टेंस जो होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है कम आयोनाइजेशन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम 226 undergoes alpha decay. Explain the process of alpha decay using a balanced nuclear equation and describe the resulting daughter nuclei. अब देखो ये रेडियम है, अब रेडियम में से आपके पास अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, ये अल्फा हमने लिखा हुआ है राइट साइड पे। अच्छा अब देखें ये हमारे पास एटॉमिक मास नंबर रेडियम का लेफ्ट साइड पे देखें 226 है, राइट साइड पे आप अल्फा, ये जो अल्फा पार्टिकल है आपके पास, इसका अगर एटॉमिक मास देखें तो 4 है। तो 226 माइनस 4 करें तो ये आपके पास 222 जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक मास आएगा। इस तरह इसका लेफ्ट साइड पे देखें रेडियम का 88 है और अल्फा का 2 है, तो 88 माइनस 2 कर लेंगे तो ये 86 आपके पास आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास नया न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस जो बना है, ये हमारे पास जो रेडॉन है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 222 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 86 है। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई इज द कार्बन डेटिंग टेक्निक प्राइमरी लिमिटेड टू द डेटिंग मटेरियल दैट वर वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहता है कि जो कार्बन डेटिंग का मेथड होता है वो ऐसे मटेरियल या ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है जो कि लिविंग थी, तो उनके ऊपर हम कार्बन डेटिंग वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली कार्बन डेटिंग जो होती है वो किसी डेड एनिमल, डेड प्लांट की जो एज है कि कब से ये डेड हुआ है उसको फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। और उस पे जो बेसिकली जो फंक्शन होता है वो कार्बन 14 होती है। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जब कोई लिविंग चीज़ है, प्लांट है, एनिमल है, तो वो कार्बन 14 उसकी बॉडी के अंदर जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि वो ऑब्जर्व भी कर रही होती है, तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी उस कार्बन 14 की है। लेकिन जब एनिमल डेड हो जाता है, तो जब डेड हो जाता है तो फिर क्लॉक स्टार्ट्स, यानी उसमें टाइम आपका स्टार्ट समझ लीजिए एक तरह का हो गया। अब क्या होता है कि वो एनिमल कार्बन 14 ऑब्जर्व नहीं करता और कार्बन 14 जो उसके अंदर होती है उसको वो क्या करना शुरू हो जाता है, डिके होना शुरू हो जाती है। और कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स होती है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा डेड एनिमल या प्लांट जो भी पड़ा हुआ है उसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी को चेक करते हैं कि कितनी एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी से फिर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कितना ओल्ड है। तो इस तरह
कार्बन 14 लिविंग थिंग ही जो है ना वो यूज़ कर रही होती हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 ही होता है, तो इसलिए जो है ना कार्बन 14 से ही हम उनकी एज फाइंड कर सकते हैं जो कि लिविंग थिंग होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स कोबाल्ट 60 अ सूटेबल चॉइस इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग कैंसर एज कंपेयर टू अदर आइसोटोप। वो कहता है कि कोबाल्ट 60 को हम रेडियोथेरेपी बेसिकली क्या होती है कि रेडिएशंस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि वो रेडिएशंस क्या करती हैं, वो कैंसरियस सेल वगैरह जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो अब वो पूछ रहा है कोबाल्ट 60 को ही क्यों यूज़ किया जाता है, इसको बताना है हमने। अब कोबाल्ट 60 इज a suitable choice for treating cancer because it is reliable, relatively inexpensive and high intensity source of gamma rays। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये आपको कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है कि रिलायबल होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, हाई इंटेंसिटी इसमें से गामा रेज निकलती हैं। अब गामा रेज कोबाल्ट 60 अंडरगोज बीटा डिके एंड इमीडिएट एमिट्स 2 एनर्जी गामा रेज, यानी कि वो बीटा भी एमिट करता है और साथ गामा रेज को एमिट करता है। अब ये जो गामा रेज होती हैं ये हाई एनर्जी गामा रेज होती हैं। दीज हाई पेनिट्रेटिंग गामा रेज कैन बी डायरेक्टेड प्रिसाइजली एट द डीप ट्यूमर्स। अब जो ट्यूमर्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर हम इनको इंसिडेंट कराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो क्या करती हैं, वेयर दे डिपॉजिट देयर एनर्जी थ्रू आयोनाइजेशन। तो वहाँ पे वो सेल के अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं, इस तरह कैंसरियस सेल जो होते हैं उनको डैमेज कर देती हैं, और कैंसरियस सेल्स को ये कोबाल्ट 60 जो है वो किल कर देती है। उसके बाद सम फूड इज irradiated with gamma rays to kill bacteria. While the gamma rays are powerful, why is there no concern about the people consuming food containing residual gamma radiations? अब देखें कि जो आपके पास फूड्स वगैरह होते हैं उनको अगर प्रिजर्व करना है तो उसके ऊपर हम गामा रेज डालते हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि गामा रेज जब डालते हैं तो वो फिर जब पीपल उसको यूज़ करते हैं तो उनके लिए जो है ना वो नुकसानदेह क्यों नहीं होता। तो बेसिकली उसकी रीज़न ये होती है कि देयर इज नो कंसर्न अबाउट पीपल कंज्यूमिंग फूड कंटेनिंग रेजिडुअल गामा रेडिएशन बिकॉज गामा रेज डू नॉट इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन द फूड। अब गामा रेज ये नहीं होती कि फूड के अंदर जाएं और वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना शुरू कर दें। अब गामा रेज जो होती हैं ये एनर्जी है एंड आर नॉट पार्टिकल दैट कैन एम्बेडेड देमसेल्फ इन द फूड। ये नहीं है कि वो वहाँ पे फूड के अंदर जो ना अल्फा बीटा पार्टिकल नहीं है बल्कि सिर्फ एनर्जी है। तो अब वहाँ पे वो क्या करते हैं कि जब वहाँ से पास करती हैं आपकी गामा रेज तो वो बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं। अच्छा, अब जब गामा सोर्स को आप रिमूव करते हो तो द फूड इटसेल्फ स्टॉप एमिटिंग रेडिएशन। अब ये नहीं होता कि वो गामा रेज आपने मूव कर दी तो उसके अंदर जमा हो गई हैं तो वो बाद में जो है ना ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह होगी, ऐसे नहीं होता। बल्कि गामा रेज का सोर्स जब रिमूव करते हो तो अब वो जो आपका फूड वगैरह उससे कोई गामा रेज एमिट भी नहीं हो रही थी, इसलिए जो है ना वो सेफ होती हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग टू क्लोज टू द बोन फायर कैन बर्न योर स्किन, हाउ इज दिस सिमिलर टू द पोटेंशियल डेंजर ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सप्लेन द फंडामेंटल मैकेनिज्म बिहाइंड बोथ द फिनोमेना। देखेंगे अगर आप कहीं पे फायर है, कहीं पे आपने आग लगाई हुई है और उसके साथ सामने खड़े होते हैं और बहुत करीब लेके जाते हैं तो आपकी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। इसी तरह वो कहता है कि जब रेडिएशंस के क्लोज आप जाते हो तो रेडिएशंस भी क्या करती हैं, बॉडी को डैमेज करती हैं। तो ये दोनों फिनोमेनास जो है वो उनको एक्सप्लेन करना है। द डेंजर ऑफ स्टैंडिंग टू क्लोज टू द बोन फायर इज सिमिलर टू द पोटेंशियल डेंजर ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर बिकॉज द फंडामेंटल मैकेनिज्म इज बोथ ट्रांसफर द एनर्जी टू द सेलुलर डैमेज एंड काज सेल डैमेज, कि दोनों एनर्जी ट्रांसफर करती हैं, चाहे वो बोन फायर से जो ना आपकी हीट आ रही हो या दूसरी जो रेडिएशंस हैं उसकी वजह से आप एनर्जी आ रही हो, दोनों ही क्या करती हैं, हमारी बॉडी को डैमेज करती हैं। अब इंफ्रारेड का देखें, द स्किन अब्जॉर्ब द लो एनर्जी इंफ्रारेड फोटॉन्स एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन और हाई एनर्जी पार्टिकल को आपकी स्किन अब्जॉर्व करती है, causing an increase in kinetic energy that kill the cell। इसकी वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और जो हमारे बॉडी के सेल्स वगैरह हैं जहाँ पे हीट पड़ रही है बहुत ज़्यादा, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं।
अब आयनाइजेशन रेडिएशन जो होती हैं अल्फा, बीटा और गामा, ये भी जब पड़ती हैं तो ये भी हमारे बॉडी के सेल को डैमेज करती हैं. द बॉडी एब्जॉर्ब द हाई एनर्जी आयनाइजेशन पार्टिकल विच नॉक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम, कि वो उसको जब आपकी ये रेडिएशन पड़ती हैं अल्फा बीटा, तो ये क्या करती हैं कि जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके में से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, उनको आयनाइज कर देती हैं, और ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं डायरेक्टली डैमेज द सेल. फॉर एग्जांपल इसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन बर्न्स का नाम भी दिया जाता है. उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू लो लेवल आयनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप कुड यू टेक टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू रेडिएशन. कि हमारे डेली लाइफ के अंदर अगर कोई बंदा लैब में काम कर रहा है जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, तो वहाँ पे वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से कैसे सेव हो सकता है, उसके लिए क्या मेथड होगा. तो उसके लिए बेसिकली 3 बातें हैं, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग. यानी कि टाइम क्या मतलब कि आपने मिनिमाइज द टाइम स्पेंड नियर एट द रेडिएशन सोर्स, कि अगर आप रेडिएशन के साथ काम कर रहे हैं तो कम से कम टाइम के लिए जो ना वो रेडिएशन सोर्स के पास जाएं. दूसरा डिस्टेंस है, मैक्सिमाइज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, कि सोर्स से जो ना आपने डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे रहना है ताकि वो रेडिएशन आपकी बॉडी पे ना पड़े. उसके बाद नेक्स्ट है शील्डिंग, प्लेस द डेंस शील्ड बिटवीन योर सेल्फ एंड द सोर्स, कि अगला स्टेप ये होगा कि आप एक शील्ड यूज़ कर लें, लेड वगैरह की शील्ड यूज़ करें ताकि रेडिएशन जो ना वो आपकी बॉडी तक ना पहुंच पाए, अदरवाइज जो ना बॉडी को डैमेज कर देंगी. उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ द डार्क मैटर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स स्ट्रक्चर. अब देखें कि डार्क मैटर जो होता है ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक ऐसा मैटर है जो इनविजिबल है, इनविजिबल सब्सटेंस, एंड डज नॉट एमिट और अब्जॉर्व द लाइट. ना ये लाइट को अब्जॉर्व करता है, ना ही ये लाइट को एमिट करता है. और तकरीबन 27% जो है ना यूनिवर्स का मास एनर्जी जो होता है वो डार्क मैटर की वजह से होता है. अब ये जो डिटेक्ट होता है, इट इज़ डिटेक्टेड ओनली थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द विजिबल मैटर लाइक गैलेक्सीज. अब गैलेक्सीज की जो मोशन वगैरह है ना, उसके बाद जो स्टार वगैरह मूव कर रहे हैं, उनको जब एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे गैलेक्सीज में जो स्टार्स वगैरह मूव कर रहे हैं, तो जो क्लोज स्टार है वो भी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है, जो बाहर वाला स्टार है तो वो भी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है. होना तो ये चाहिए कि बाहर वाला जो होता है वो स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर है, जो कि हमें गैलेक्सीज के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर है जो कि विजिबल नहीं है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, डार्क मैटर का नाम दिया जाता है. तो ये थे जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.